हु इज़ द फर्स्ट लोकपाल ऑफ आवर कंट्री? तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी थे, ठीक। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, ही वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया इन March 2019. A retired Supreme Court judge, he served from 2019 to 2022. His retirement came under Lokpal and Lokayukt Act 2013. The appointment was based on recommendation of High Power Selection Committee. ठीक है। अच्छा, जस्टिस बालकृष्णन जी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, आल्सो सर्व्ड एज चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन। जस्टिस HS दत्तू जी 42nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आल्सो सर्व चेयरपर्सन ऑफ NHRC आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी कौन होती है लोकपाल की? प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, स्पीकर लोकसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज नॉमिनेटेड बाय हिम, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होते हैं, ठीक। एक बार देख लिया जाए कौन है मामला इस समय, कौन है लोकायुक्त, नहीं लोकपाल कौन है? लोकपाल चेयरमैन, अजय मानिकराव खानवेलकर जी इस समय लोकपाल हैं। इस समय के अजय मानिकराव खानवेलकर जी इस समय के लोकपाल हैं। Establishment of Lokpal and Lokayukt in India was recommended by Administrative Reform Commission. किसने वो किया था? Establishment of Lokpal and Lokayukt in India was recommended by Administrative Reform Commission. मतलब उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बनी थी 1966 में, ठीक। सरकारिया कमीशन 1983 में बनी थी और 1988 में उसने रिपोर्ट सौंपी थी। सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन फर्स्ट ARC 1966 to 1970 अंडर मोरारजी देसाई। आगे चल के हनुमंत थैया जी बने, ठीक। रिकमेंडेड इस्टेब्लिशिंग 2 स्पेशल अथॉरिटी, सेंटर और लोकपाल सेंटर में और लोकायुक्त स्टेट में, टू एड्रेस सिटीजन्स ग्रीवेंसेस एंड कम्बैट करप्शन। लॉ कमीशन फोकस्ड ऑन लीगल रिफॉर्म्स, ठीक। ठक्कर कमीशन इन्वेस्टिगेटेड द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी जी 1984, ठीक। ARC's report laid the foundational idea for Lokpal and Lokayukt mechanism. Lokpal and Lokayukt Act was passed in 2013, almost 5 decades later. 5 डिकेड बाद ये मामला बना, ठीक। The appointment of Lokayukt at the state level was first recommended by Administrative Reform Committee ने ही किया था, ठीक। जो जिसके अध्यक्ष पहले अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, फिर बने के हनुमंत थैया, ठीक। बाय लोकपाल एंड लोकायुक्त फॉर सेंटर एंड स्टेट। सतनाम कमेटी established in 1962 to tackle corruption, recommended क्रिएशन ऑफ CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सतनाम कमेटी ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाने की सिफारिश की थी, CVC, नॉट लोकायुक्त। राजस्थान स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, तो राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू पास ए लोकायुक्त एक्ट इन 1973। नहीं, सबसे पहले पास किया था उड़ीसा ने, फिर लेकिन बना पहले कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005-2009, it gave a detailed reforms on ethics in governance but the first formal recommendation came from first ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन द्वारा। इंडियन मॉडल ऑफ अम्बड्समैन इज लोकपाल। लेखपाल रेवेन्यू ऑफिसर होता है रूरल इंडिया का, डील विद लैंड रिकॉर्ड्स एंड टैक्स कलेक्शन।
has no role in grievance redressal or oversight. Tahsildar, an administrative officer in charge of a tahsil, handles land and revenue issues. ठीक, गवर्नर a constitutional head of the state, not an ombudsman and grievances redressal body. लोकपाल is India's version of ombudsman. रोल क्या होता है? इन्वेस्टिगेट कंप्लेन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज फॉर करप्शन एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. द ओम्बड्समैन वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन स्वीडन 1809. लोकपाल सेंट्रल एंटी करप्शन ओम्बड्समैन. लोकायुक्त स्टेट लेवल एंटी करप्शन अथॉरिटी. ठीक है. वाई द लोकपाल एक्ट ऑफ 2013 इज क्रूशियल. कवर्स पीएम विद सेफगार्ड्स, मिनिस्टर, एमपीज एंड सिविल सर्वेंट्स. Empowers Lokpal to conduct preliminary inquiry, full investigation and recommend prosecution. Can attach property acquired through corrupt means. Whistleblower Protection Act passed alongside to protect informants. ठीक है. Current scenario 2024. Appointment of Lokpal delayed post 2022. Most states have appointed Lokayukt, but effectiveness is limited due to lack of autonomy or powers. Public pressure through RTI, PILs and civil movements like Anna Hazare 2011 movements catalyzed the formation of Lokpal. Consider the following statement. लोकपाल कैन इन्वेस्टिगेट कंप्लेन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सही है. लोकायुक्त है इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, स्टेचुअरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं. जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी. हाँ मतलब नहीं भाई, एनएचआरसी तो नेशनल ह्यूमन राइट नहीं, ये थे क्या कहा जाता है, लोकपाल पहले थे, तो सिर्फ एक सही है. द लोकपाल कैन प्रूव पीएम अंडर स्पेसिफिक कंडीशन. लोकायुक्त इज ए स्टैच्यूरी बॉडी. जस्टिस पिनाकी घोष वाज फर्स्ट लोकपाल, नॉट एन एनएचआरसी चेयर. शायद वो रंगनाथन जी थे पहले. विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस और कमिटीज हैज रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ लोकल बॉडी ombudsman. पहली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने 1966 to 70 recommended the establishment of institutions like Lokpal and Lokayukt, including ombudsman like bodies at local levels to curb corruption in Panchayati Raj institutions. Chaired by Morarji Desai initially, later by K. Hanmanthaiya. Second Administrative Commission 2005-2009 में बना. Also recommended strengthening Lokayukt and local level grievances redressal. But the first recommendation was by first ARC. Balwant Rai Mehta Committee focused on three-tier Panchayat Raj system, did not recommend ombudsman or anti-corruption oversight mechanism. Ashok Mehta two-tier Panchayati Raj with Jila Parishad as main body. Focused on structural reform, not specifically ombudsman style. ठीक. The Administrative Reform Commission 1967, which first recommended Lokpal and Lokayukt, was headed by Morarji Desai ji. ठीक. Morarji Desai first ARC was established on 5 January 1966 under his chairmanship. K. Sathnam, he chaired the Sathnam Committee 1962 on prevention of corruption. उन्हीं के उसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था. के सतना रिकमेंडेड फॉर्मेशन ऑफ CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. चौधरी चरण सिंह जी फॉर्मर पीएम थे और होम मिनिस्टर थे. बाबू जगजीवन राम जी फ्रीडम फाइटर एंड मिनिस्टर थे. फर्स्ट लोकपाल बिल वॉज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट इन 1968. 1966 में ARC बनी, उसने रिकमेंडेशन दिया और फिर 1968 में पहली बार पेश किया गया, लेकिन वो इन फोर्थ लोकसभा. इट वॉज पास्ड बाय द लोकसभा इन 1969, बट बिफोर राज्यसभा कुड पास इट, the Lok Sabha was dissolved, so the bill lapsed. Between 1968 to 2013, the Lokpal bill was introduced 8 times, 8 बार. अब बताइए 8 बार नहीं पास हुआ और यही जाके आगे चल के काल बना कांग्रेस का. तो कई चीज़ें पास कर देनी चाहिए. तो इतना पास होना चाहता था, आखिर 2013 में पास किया गया और उस पास करने का कोई फायदा नहीं हुआ.
लोकपाल चेयरपर्सन पोस्ट, नहीं 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 नहीं, हैं लोकपाल। लोकपाल जी अभी देखा था, मैं भूल गया। अरे लोकपाल जी के खांडेलकर हैं शायद। लोकपाल जो है खांडेलकर हैं। ओवर 12,000 complaints received in 2013, but less than 2% cases were taken up formally. Civil society criticism, जस्टिस ए एम खानवेलकर जी हैं, जस्टिस ए एम खानवेलकर। Civil society criticism cites lacks of political will and structural independence. Which one of the following state first established the institution of लोकायुक्त? तो महाराष्ट्र 1971 में। महाराष्ट्र लोकायुक्त एंड उपायुक्त लोकायुक्त एक्ट 1971 came into force in 25 October 1972. राजस्थान 1973 में। तब तक महाराष्ट्र में हो चुका था। द लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश सबमिट इट्स रिपोर्ट टू गवर्नर, मतलब हर जगह के स्टेट वाले लगभग गवर्नर को ही वो सबमिट करते हैं। गवर्नर फिर दोनों सदनों में या एक सदन, जहाँ एक सदन रहता है वहाँ प्रस्तुत करते हैं। अंडर उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1975, द लोकायुक्त सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द गवर्नर. The governor lays the report before the state legislature. Chief Minister not responsible for his action. What is the tenure of Uttar Pradesh Lokayukt? तो as per UP Lokayukt Act 1975, the tenure is 8 years until the age of 65, whichever is earlier. जो 1965 में एक्ट आया था. The first Indian state to pass the Lokayukt bill in 2011 is, अच्छा 2011 में किसने सबसे पहले पास किया था? तो उत्तराखंड ने पास किया था, मेकिंग इट द फर्स्ट स्टेट टू डू सो आफ्टर द मोमेंटम जनरेटेड बाय इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट. ठीक है. स्टेट वेयर द चीफ मिनिस्टर कम्स अंडर द लोकायुक्त एक्ट, लगभग हर जगह आते हैं. While initially the chief minister was excluded in many states, now several states include the CM under लोकायुक्त jurisdiction. हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, केरला include chief minister under लोकायुक्त. West Bengal does not include CM. Sure. और राजस्थान डज नॉट इंक्लूड सीएम. कर्नाटक डज. कमेटी अंडर नरपत मल लोढ़ा was related to लोकायुक्त. ये राजस्थान. In 2014, a committee was formed by Rajasthan government, chaired by Advocate General नरपत मल लोढ़ा to review provision of Rajasthan लोकायुक्त Act. अलाइन ऑब्जेक्टिव क्या था? अलाइन द स्टेट लोकायुक्त लॉ विथ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013. इससे अलाइन करने के लिए, मतलब इसका उद्देश्य था. द डेफिनेशन ऑफ द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सही है. माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. माइनॉरिटी कमीशन, हाँ, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. ठीक है. द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. It is interpreted based on Article 19 and 30 via judgment like TMA Pi Foundation 2002. National Commission of Minorities is a statutory body created under NCM Act 1992, not a constitutional body. ठीक है. It talks about the nature of institution, not the definition of the term. लोकायुक्त, Lokpal and Lokayukt Act 2013, passed on December 2013, came into force in 16 January 2014. Establishes Lokpal at the center, Lokayukt in the states. Covers PM, ministers, MPs, Group A to D officials. Appointment high level committee, recommend names. Power investigation, prosecution, seizure, property attachment and corruption
केसेस। ठीक है, माइनॉरिटी कमीशन की है formed as a statutory body under National Commission of Minorities Act 1992. National Commission for Minorities Act 1992 function grievances addressal, monitoring, safeguard under Constitution and laws of recognized minorities. 6 minorities हैं अपने भारत में, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन्स। ये अपनी क्या है, माइनॉरिटीज़ हैं। कौन कौन से, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन। बुद्धिस्ट, पारसी और जैन। सीएम अंडर लोकायुक्त देख लिया जाए कहाँ कहाँ नहीं, वेस्ट बंगाल और राजस्थान में नहीं है, बाकी महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरला, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में सीएम भी क्या है, अंडर लोकायुक्त। लेकिन वेस्ट बंगाल और राजस्थान में सीएम लोकायुक्त के अंडर नहीं आते हैं। Consider the following statement about the minorities in India. The government of India has notified 5 communities. No, 6 communities. मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और पारसी, जैन्स। ठीक, इसमें पारसी है ही नहीं। The National Commission for Minorities was given statutory status in 1992. अच्छा, 19। The smallest religious minority in India is Zoroastrians, नहीं पारसी लोग। The Constitution of India recognize and protect religious and linguistic minorities, सही है। अब देखिए, उस समय तो ये सही था, लेकिन अभी क्या है मामला, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन वेयर एडेड। जैन जो है एडेड वेयर नोटिफिकेशन डेटेड 27 जनवरी 2014। As of 2024, 6 communities are notified. National Commission for Minorities became a statutory body under Act 1992, लेकिन वो बना कब, 1993 में फाइनली आया। 17 मई 1993। Though Zoroastrians are small in number, other smaller minority like Jew and Baha'is exist who are not officially notified. Article 29 and 30 protect the right of religious and linguistic minorities. Supreme Court in TMA Pai Foundation 2002 interpreted who constitutes a minority based on state-wise population. The function of National Commission for Women are specified in Section 12 of National Commission of Women Act 1990. क्या बताता है सेक्शन 12 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के बारे में? Enumerates function like monitoring legal safeguards for women, advising the government on policies, investigating complaints, research and awareness campaigns. ठीक, सेक्शन 15 based on rule making powers of central government. Section 10 resignation, removal and vacancies in commission. Section 3 composition of the commission. ठीक, not function. वोहरा कमेटी बनी थी। वोहरा कमेटी क्या करती थी? Was formed to study nexus of politicians and criminals. Police reform related to Ribeiro Committee और प्रकाश सिंह केस रिफॉर्म। Ribeiro Committee और प्रकाश सिंह केस रिफॉर्म्स। Financial reform addressed by Narasimhan Committee. Nexus of politicians and criminals set up in 1993 under J.C. Vohra Committee. Then Home Secretary found link between politicians, criminals and bureaucrats. Recommended better coordination among investigative agencies. Appointment of governors deal with Sarkaria Committee. Center State Relation 1983 में बनी, 1988 में अपना रिपोर्ट सौंपा. Name the committee which has investigated and submitted the report on the nexus of politicians and criminals. Vohra Committee. ठीक 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 ठीक. Who recommended end of Indian
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज तो राज मन्नार कमेटी 1969 में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बनाई थी। उन्होंने रिकमेंड किया कि आईएएस और आईपीएस को एबोलिश कर दिया जाए और स्टेट को और ऑटोनॉमी दिया जाए। सजेस्टेड जोनल काउंसिल बी एम्पावर्ड। कि देबार कमेटी स्टडीज ट्राइबल इश्यूज 1954। कालेकर कमीशन फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1953 में बना। खेर कमीशन फोकस्ड ऑन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़। खेर कमीशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ पे मामला आके अटकता है। अब क्या है मामला देखा जाए तो Constitution of India UDHR provision other fundamental rights which part of the constitution reflect UDHR। अरे सर क्या है मतलब Constitution of India and UDHR provisions other than fundamental rights which part of the constitution reflect। अच्छा फंडामेंटल राइट के अलावा और क्या मतलब ह्यूमन राइट के बारे में बात करता है। ठीक तो वो है आर्टिकल 1 एंड 3 प्रीएम्बल। हाँ रिफ्लेक्ट यूडीएच 1 एंड 3 जैसे लिबर्टी इक्वलिटी एंड डिग्निटी। ये आर्टिकल यूडीएचआर के आर्टिकल 1 और 3 की बात है तो लिबर्टी इक्वलिटी एंड डिग्निटी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रिफ्लेक्ट यूडीएचआर आर्टिकल 22 एंड 26 राइट टू वर्क एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ठीक है आर्टिकल 39 41 45 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 29 ऑफ यूडीएचआर ड्यूटी टुवर्ड्स कम्युनिटी हार्मोनी साइंटिफिक टेम्पर आर्टिकल 51A। इंडियन अच्छा देखिए आर्टिकल 1 यूडीएचआर का इक्वालिटी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का है। आर्टिकल 3 राइट टू लाइफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ ओपिनियन आर्टिकल 19। आर्टिकल 26 राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और डीपीएसपी में भी है राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 29 कम्युनिटी ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A में है। ठीक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 adopted by UN General Assembly on 10 December 1948 not legally binding but morally authoritative correspondent to Indian Constitution updated states of 2024 National Commission for Minorities chairperson as of 2024 Iqbal Singh Lalpura। 6 notified minorities मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बुद्धिस्ट पारसी एंड जैन। मुस्लिम क्रिश्चियन सिख पारसी और जैन बुद्धिस्ट सिख बुद्धिस्ट पारसी और जैन। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी डील्स विद ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सेफगार्ड्स एंड एडवाइजिंग गवर्नमेंट। व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन तो 10 दिसंबर 1948 को at Paris resolution 217A। it is a historic non-binding document setting a common standard for all nations। अच्छा 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश हुआ था। 4 अप्रैल 1949 को नाटो बना था। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली बना था। 10 दिसंबर 1948 को क्या हुआ था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन बना था। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो 30 हैं। ठीक है 30 आर्टिकल्स कैरेक्टराइज्ड अंडर प्रीएम्बल फिलोसफिकल बेस है जैसे डिग्निटी इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। आर्टिकल 1 to जनरल प्रिंसिपल 3 to 21 सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। आर्टिकल 22 to 27 इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट। 28-23 ड्यूटीज एंड इम्प्लीमेंटेशन। 10 December is celebrated at Human Rights Day celebrated every year on 10 December making adaptation of UDHR in 1948 declared officially via UNGA resolution 423-5 in 1950।
वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, WHO फाउंडिंग डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, UN डे 24 अप्रैल, अक्टूबर, UN चार्टर केम इनटू इफेक्ट, लेबर डे 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे माना जाता है 1 मई को। ठीक, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट प्राइमरली एम्फसाइजेज ऑन dignity of a man as a human being. ठीक? The preamble of UDHR declares that recognition of the inherent dignity and equal and inalienable right of all members of human family is the foundation of freedom, justice, and peace. Thus, dignity is the soul of human rights. Right to property mentioned in Article 17, but not the central theme. Right to equality included Article 1, but dignity is overarching. Right to religion mentioned under Article 18. Which of the following is not considered one of the human rights listed by United Nations? तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो ह्यूमन राइट अभी नहीं बना है। फ्रीडम एंड इक्वलिटी है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, राइट टू एजुकेशन है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड इन UDHR. अदर थ्री आर क्लियरली प्रेजेंट. राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 3, फ्रीडम एंड इक्वलिटी आर्टिकल 1 and 2, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 26. राइट टू प्रॉपर्टी इज रिकॉग्नाइज्ड इन लेटर इंटरनेशनल कन्वेंशन, जैसे ICCPR आर्टिकल 17 में ये किया गया कि हाँ राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेसी नहीं. एंड बाय इंडियन सुप्रीम कोर्ट KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, बट नॉट इन UDHR 1948. चलिए अब मामला आता है क्या अपना. अच्छा, the UDHR adopted by UNGA does not include which of the following? Dignity, liberty and equality है, right to life है, freedom of adequate standard life है, लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में नहीं बात हुई है, ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो और कहीं. ठीक, देखिए डिग्निटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी कोर प्रिंसिपल ऑफ UDHR प्रियम्बल. ठीक, राइट टू लाइफ आर्टिकल 3, एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर्टिकल 25, एवरीवन हैज़ द राइट टू ए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडुकेट फॉर हेल्थ एंड वेलबींग. राइट टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम नॉट इंक्लूडेड in UDHR or any mainstream international covenant. आर्टिकल 3 राइट टू लाइफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में है. आर्टिकल 18 रिलीजन आर्टिकल 25 to 28. आर्टिकल 1 इक्वालिटी आर्टिकल 14 में है. आर्टिकल 26 एजुकेशन आर्टिकल 21A DPSP आर्टिकल 45. आर्टिकल 29 ड्यूटीज आर्टिकल 51A में है. ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट, राइट टू वर्क, ये सेकेंड जनरेशन में आता है. ठीक, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट कैसे होता है देखा जाए. फर्स्ट जनरेशन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 3 to 21 ऑफ UDHR फोकस लिबर्टी एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी बिफोर लॉ corresponds to the article 14 to 21 of Indian Constitution second generation, जिसमें इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स आते हैं. राइट्स फ्रॉम 22 to 27 ऑफ UDHR इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सोशल जस्टिस, जैसे राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी, ये थर्ड जनरेशन में आता है.
reflected the directive principle of state policy DPSP. Third generation collective rights, right of groups and communities, example right to development, environment and peace, ये सब आता है, ठीक है. Right to work mentioned in Article 23 of UDHR, characterized under second generation. Right to education also second generation, but option A is directly as framing. Right to liberty first generation civil rights. Right to equality also first generation. Eradicating of all types of social discrimination come under which generation of ह्यूमन राइट्स? तो सेकेंड जनरेशन में आता है कि सारे टाइप के सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म. सोशल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, जेंडर, रेस रिलेट्स टू इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी. सेकेंड जनरेशन राइट एम to ensure equal access to education, health and employment. First generation ensures liberty, not equality. Third generation is for collective rights जैसे environment और peace. Third generation environment और peace. Second generation मतलब हमें social discrimination को ख़त्म करना चाहिए. Fourth generation is conceptual extension, not widely recognized purpose for digital informational right जैसे data privacy. Okay, right to the city is an agreed human right and UN Habitat monitors it. नहीं, right to city क्या है? Right to city gives every occupant of the city the right to reclaim public spaces. सही है. Right to the city means the state can't deny services to unauthorized colonies. ये भी सही है. The concept was proposed by Henry Lefebvre in 1968 and later expanded by David Harvey. It's a normative right, not formally recognized in international treaties. Hence statement 1 is incorrect. UN Habitat support this idea, but it is not legally binding or globally agreed. Emphasizes inclusive urbanism, access to public space, participation in urban governance. Suggests that urban services like water, sanitation should not be denied to power people based on illegality of settlement. Under which article of the Constitution the Protection of Human Rights Ordinance was issued by President in 1993? अच्छा देखिए, जो ऑर्डिनेंस होता है वो आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट वो करता है. तो भाई आर्टिकल 123 के ही उसमें वो होगा. Article 123 empowers the President of India to promulgate ordinances when Parliament is not in session. Immediate action is needed. The Protection of Human Rights Ordinance 1993 was promulgated under Article 123 on 28 September 1993, leading to formation of National Human Rights Commission and establishment of State Human Rights Commissions. तो पहला, अच्छा हम लोग देखा जाए पहला जनरेशन ह्यूमन राइट्स कौन कौन सा है? सिविल एंड पॉलिटिकल, राइट टू लाइफ, स्पीच एंड इक्वालिटी. सेकंड सोशियो इकोनॉमिक, राइट टू वर्क, हेल्थ, एजुकेशन. थर्ड कलेक्टिव राइट, राइट टू डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड पीस. फोर्थ टेक्नोलॉजिकल या डाटा डिजिटल राइट, प्राइवेसी, एआई एथिक्स. ये हम लोग का फोर्थ जनरेशन के राइट्स है. Article 124 deal with establishment of Supreme Court. 125 salary of judges. 127 ad hoc appointment of Supreme Court judges. ठीक है. When did the Protection of Human Rights Act came into force in India? तो 1993 में. Protection of Human Rights Act 1993 came into effect in 28 September 1993. This act led the creation of NHRC and State Human Rights Commissions. It was first introduced as an ordinance under Article 123 and later enacted by Parliament. आगे चलकर पार्लियामेंट ने इस पे मुहर लगा दी. Which statement is true in relation to protection of human rights? The act came into force on 28 September 1993. The act extends to whole of India, including Jammu and Kashmir.
ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट सही है। टू कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन सही है। टू कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन इन स्टेट ये भी सही है भाई, हर जगह होगा। ठीक, एज पर सेक्शन 3 and 21 ऑफ ए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 एम्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट, to constitute an NHRC at central level, SHRC at state level, human right courts under section 30 in district, मतलब ह्यूमन राइट कोर्ट्स सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग हर डिस्ट्रिक्ट में रहने चाहिए। इट आल्सो इंक्लूड प्रिवेंटिव, रिकमेंडेटरी एंड इन्वेस्टिगेटिव पावर्स। इनके पास प्रिवेंटिव, रिकमेंडेटरी और इन्वेस्टिगेटिव पावर्स भी हैं। विच राइट इज नॉट अंडर NHRC's purview? राइट रिलेटिंग टू इक्वालिटी हैं, राइट रिलेटिंग टू एजुकेशन ये भी है भाई, राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी सब हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ PHRA, ह्यूमन राइट मीन्स राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, ऑल आर गारंटीड बाई कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल कोवेनेंट्स, इन्फोर्सेबल इन इंडियन कोर्ट्स जैसे ICCPR, UDHR। NHRC डज नॉट restrict itself to a single category like education. It takes a holistic view, including violation of all these. In which section is the term public servant defined in PHRA 1993? तो सेक्शन 2M में, सेक्शन 2M पब्लिक सर्वेंट मीन्स द सेम एज डिफाइंड एज सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पेनल कोड। IPC सेक्शन 21 इंक्लूड जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, मिलिट्री पर्सनल, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। पब्लिक सर्वेंट ठीक है। 2M में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज अंडर PHRA 1993? कौन से आर्म्ड फोर्सेज में नहीं आते हैं? आर्म्ड फोर्सेज ऑफ स्टेट जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेज में नहीं आते हैं नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट के अकॉर्डिंग। नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स आते हैं अंडर सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। इसकी हर प्रोटेक्शन है। naval, military and air force comes plus any other forces under union control. Forces of states like police, home guards are not considered armed forces under this act. This matters because NHRC has limited jurisdiction in cases involving union armed forces. It can't summon officers, only recommend compensation. ये सम्मन नहीं कर सकते हैं ऑफिसर्स को, बस क्या कर सकते हैं, कंपनसेशन लगा सकते हैं उन पर। ठीक है, तो ये हम लोगों का थोड़ा थोड़ा ख़त्म होता है। बाकी अभी चाय वाय पी के आता हूँ तो फिर शुरू किया जाएगा।